देखिए, आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसमें भी कोई सवाल बनता है तो आप लोग पूछिएगा। आप लोगों के व्हाट्सएप में उसको भेजा हूँ मैंने, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले जो क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंडिया में जो नेचुरल लेक है, यानी जो प्राकृतिक झील है, उसके बारे में बात किया था। जैसे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान हो गया, फिर केरल का बताया था, फिर मणिपुर का बताया था, उसके बाद महाराष्ट्र का लोनार लेक के बारे में आप लोगों से चर्चा करें तो मेन मेन है, उसमें आप लोग बात किया था। उसके बाद पुलिकट झील के बारे में बात किया था, कोलेरू झील के बारे में बात किया था। ये भारत के जो मेन झील है, जो कृत्रिम नहीं है बल्कि नेचुरल है, खुद से खुद बना है। आज हम बात करेंगे भारत में जो कृत्रिम झील है। तो ये कृत्रिम झील को मैन मेड लेक कहा जाता है, जो मनुष्य द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। और अधिकतर जो कृत्रिम झील है ना, वो क्या है, नदी पर जो बांध बनाया गया है उससे निर्मित हुआ है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टिहरी डैम। टिहरी बांध में जो झील बना है, तो वो कैसे बना है, वो मानव द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आपने सुना होगा भाकल नागर डैम। वो जो डैम है उस पर एक जलाशय बना है, जो गुरु गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है। इस तरह के जो डैम बने हैं, वो क्या है, मानव निर्मित डैम है, जो बनाए गए हैं। तो भारत के जो मुख्य मुख्य जो मानव निर्मित डैम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है कृत्रिम झील। आर्टिफिशियल लेक जिसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आइए आप हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जितने भी नदी है ना, वो झील नहीं बना पाती है, क्योंकि वो पहाड़ी पे है तो झील नहीं बनाते हैं। वहाँ पे जितने भी है आपका नेचुरल ही है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे दो नदी मिलती है, और मिलने के बाद यहाँ पे एक झील बनाती है जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसे आपको बताया था कि झील का नाम है गुरु गोविंद गुरु गोविंद सागर। जो गुरु गोविंद सागर है, ये भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा। ये किस पे बना, देखिए यहाँ पे दो नदी का संगम पे बना था, आपको बताया था। इधर ब्यास नदी है, और यहाँ पे क्या है, ये जो नदी है ये है आपका सतलज। सतलज इनके संगम पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक डैम बना है, जिसे आप भाखड़ा नागल कहा जाता है। क्या कहते हैं, देखिए जो भाखड़ा नागल जो बांध है ना, ये है पंजाब में। समझिए इसका स्थिति कहाँ पे है, पंजाब में। लेकिन ये जो गुरु गोविंद सागर जो डैम है, उसको आप झील कह सकते हैं, लेक कह सकते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। दोनों क्लियर कर लीजिएगा। गुरु गोविंद सागर जो झील है, वो क्या है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन भाखड़ा नागल जो बांध है, बांध मतलब है, डैम बनाया गया है, वो है पंजाब में आता है, और कुछ सतलज और ब्यास नदी के पर बनाया गया है। सतलज और ब्यास नदी पर ये बनाया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है, कौन सा डैम है उत्तराखंड में,
टिहरी डैम। आप लोग बताइएगा, ये जो टिहरी बांध है, इसमें जो जलाशय बना है, उस जलाशय का नाम क्या है, या उस झील का नाम है? तो टिहरी बांध पर जो झील बना है, उस झील का नाम क्या है, तो लेक का नाम क्या है? आप लोग जरा बताइए। अब देखिए, ये जो बांध है ना, टिहरी बांध, ये भारत और एशिया की सबसे ऊंची बांध है। इसकी जो ऊंचाई है 262.5 मीटर है। 262.5 मीटर। समझे? ये एशिया का सबसे ऊंची बांध है। एशिया की सबसे ऊंची बांध। ध्यान दीजिए, हाइट कितना है? 262.5 मीटर। देखिए, एक बांध इससे भी ऊंचा बनाने की बात चल रहा है, उत्तराखंड में बना नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। वो है पंचेश्वर बांध। बनने की बात चल रहा है, पंचेश्वर बांध की बात चल रहा है। जो पंचेश्वर बांध है ना, वो शारदा नदी पर, ये काली नदी पर बनने वाला है। जो काली नदी को ही बाद में शारदा नदी कहा जाता है। तो काली नदी पर बनने वाला है, भारत और नेपाल के बॉर्डर में पिछड़ा जाता है। लेकिन ये बना नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। वो 315 मीटर ऊंचाई की बनाने की बात चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया की जो सबसे ऊंची बांध है, या भारत की भी कह सकते हैं, वो है आपके टिहरी डैम या टिहरी बांध। देखिए, इसमें जो झील है, पहले देखिए इसका नाम रामतीर्थ सागर हुआ करता था, झील का नाम। लेकिन अभी उनका नाम बदल के श्रीदेव सुमन सागर कर दिया गया। पहले क्या, राम तीर्थ सागर हुआ करता था। राम तीर्थ क्या है, बहुत बड़े यहाँ पे दार्शनिक या संत थे, जो हरिद्वार के में उनका आश्रम वगैरह है। और उन्हीं के जो ट्रस्ट है, उनके माध्यम से जो देहरादून में या जोली ग्रांट में जो आप लोग देखते हैं कि हिमालयन मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के मतलब संगठन के या ट्रस्ट के लोग बना रखा है नाम। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया का ये सबसे तो इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन के बारे में आप लोग जानते हैं। श्रीदेव सुमन बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो गढ़वाल जो या जो चिन्हित रियासत है, उसके खिलाफ बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया था। और 84 डे तक, 84 डे तक भूख हड़ताल किया था, और बाद में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उत्तराखंड को सबसे पहले, उत्तराखंड यानी यूपी से अलग राज्य बनाने की जो पहला डिमांड भी क्या है, श्रीदेव सुमन ने किया था। श्रीदेव सुमन ने उत्तराखंड बनाने की पहली वकालत किया था। इन्होंने एक संस्था बनाया था, गरदेश करके, गरदेश करके एक संस्था बनाया था। उनके माध्यम से उन्हें 1938 में सबसे पहले उत्तराखंड को अलग करने की बात की थी। समझिएगा, श्रीदेव सुमन, पहले इस डैम का नाम क्या था आपका? इस डैम का पहले नाम था श्री राम तीर्थ सागर। अब ये डैम किस नदी पर बना है, आप लोग जानते हैं? ये एक नदी है भागीरथी, और दूसरा नदी है विलंगना। इन दोनों नदी पर क्या है, टीबी डैम बना हुआ है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूँ, आप बताइएगा, जहाँ पे भागीरथी नदी मिलती है विलंगना से, वहां पे एक संगम बनाता है, जैसे प्रयाग बनाता है। आप लोग बताए संगम या प्रयाग, पंच प्रयाग आपको बताया था। तो उस प्रयाग का नाम क्या है, ये बताना है आपको। यहाँ पर इन दोनों नदियों के मिलने से एक प्रयाग बनाता है, उस प्रयाग का नाम बताना है। उस प्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो अच्छा, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो बेहतर होगा। भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर टिहरी डैम बना है, और इस डैम का जो झील है, उसका नाम है सिद्धेव सुमन। ये क्या है, एशिया या भारत का सबसे ऊंची डैम है। 262.5 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। किस तीन नदियों के संगम में बना है, भागीरथी और बिलंगना नदी का। ठीक है, तो इतना आप लोग याद करिएगा। तीसरा जो डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके गुजरात में।
कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात में एक डैम है जिसको सरदार सरोवर डैम कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर क्या है? बांध। कहाँ पे है? गुजरात में। देखिए एक नदी आपको बताया था, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर दो डैम बहुत फेमस है। एक है आपका सरदार सरोवर बांध और एक है इंद्र सागर बांध। उनमें से सरदार सरोवर बांध को हम देखते हैं। यह है गुजरात वाले पार्ट में है, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ये जो सरदार सरोवर बांध है, इस पर इसी के बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति रखा गया है, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यहाँ पे क्या रखा गया? एकता की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो मूर्ति है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। किनका है? पटेल जी का मूर्ति है। पटेल जी का मूर्ति है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। है कहाँ पे है ये? गुजरात में। समझिए, गुजरात में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और आपको बता कि जो नर्मदा नदी है ना, उसको मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। यहाँ इस बांध के किनारे पर, मतलब इस स्थान पर यूनिटी ऑफ स्टेच्यू या एकता की मूर्ति बनाई गई है, जो सरदार पटेल जी से संबंधित है। और इस मूर्ति की जो हाइट है वो 182 मीटर है, जो विश्व का अब तक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। वो पर्यटन पर्यटन के रूप दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या है? सरदार सरोवर बांध। और जो नदी है, इसमें एक बांध और है, जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी बांध। इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर है, इंदिरा गांधी बांध। जो इंदिरा गांधी बांध है ना, ये क्या है? आपका है मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन जो सरदार सरोवर बांध है, ये है गुजरात में। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध क्या है? आपके गुजरात में है और नर्मदा नदी पे है। इंदिरा गांधी बांध कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में, ये भी नर्मदा नदी पर है। इन दोनों को याद रखिएगा। ये लिबर्टी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, इसको याद रखिएगा, ये सबसे ऊंची है। और पटेल जी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं चंबल नदी पर। देखिए तीन बांध है, आपको बता रहे हैं चंबल नदी यहाँ बहती है। देखिए एक जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और दो बांध क्या है जिसमें राजस्थान में बना हुआ है।
जो इम्पोर्टेंट है बार बार पूछते हैं। एक यहाँ पे राणा सागर बांध है, तो राजस्थान में राणा सागर बांध। राणा जो महाराणा प्रताप से संबंधित है, राजस्थान से। और दूसरा है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, ये दोनों कहाँ है? राजस्थान में। और ये यहाँ पे जो बांध है आपको, इसे कहते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर, ये है आपका मध्य प्रदेश। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये नदी कौन सी है? चंबल नदी। अब नलिका बनाती है, ध्यान रखिएगा, तो डाकुओं का नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका, इस नदी को द्रौपदी ने श्राप दिया था, इसलिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं होता है धार्मिक कार्य में। तो देखिए, चंबल नदी पर 3 बांध है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, और राणा सागर बांध ये भी राजस्थान में। और चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है? आपको बताया था, इटावा या उत्तर प्रदेश में मिलती है। और जो चंबल नदी है, यमुना नदी का मुख्य सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी मुख्य सहायक नदी है? वो है गंगा नदी। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डैम है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है रिहांद नदी, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रिहांद नदी, तो जो रिहांद नदी है, सोन नदी का सहायक नदी है। रिहांद नदी किस नदी का सहायक है? सोन नदी का, बताया था सोन नदी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक डैम बना है, ठीक है, जिसे रिहांद डैम कहा जाता है। डैम का नाम क्या है? रिहांद बांध। और इसमें एक जलाशय बनाया गया है, जो झील कहते हैं, उसका नाम है गोविंद बल्लभ सागर। आप जानते हैं गोविंद बल्लभ जी जो थे, उत्तराखंड से थे, और ये क्या, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ध्यान दीजिए, गोविंद बल्लभ पंत जी क्या है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पे इसमें रखा गया है। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एक जिला है सोनभद्र, वहां पे यह डैम बना है। तो देखिए, रिहान बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? रिहान नदी पर है। और इसमें कौन सा जलाशय बनाया गया है, झील बनाया गया है? गोविंद बल्लभ सागर। और रिहान किसका सहायक नदी है? सोन नदी का सहायक नदी है। और सोन नदी किसका सहायक नदी है? गंगा जी। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके रिहान। उसके बाद आइए झारखंड में। ठीक है, झारखंड में एक है दामोदर नदी, आप लोगों को बताया था। और दामोदर नदी आप लोगों को बताया था कि ये बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी क्या है? सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये है मेनली झारखंड में। देखिए, ये जो दामोदर नदी है ना, यहाँ पर सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी परियोजना लागू किया गया था। देखिए, भारत में सबसे पहले 1950 में इसी दामोदर नदी पर क्या है, इसको मल्टी प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे रिहंद बांध को भी क्या है, या जैसे टिहरी बांध को भी क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब इसमें एक काम से, एक बांध बनाने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बिजली बनता है, इरिगेशन होता है, मछली पालन होता है, बहुत सारे काम उससे हो जाता है। तो इसलिए क्या है, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो भारत का जो पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, वो दामोदर नदी पर बनाया गया था। तो इसलिए क्या है, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना जिसे कहते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना सबसे पहले दामोदर नदी पे बनाया गया था। और ये बनाया गया था अमेरिका के एक प्रोजेक्ट है जिसको टेनेंसी प्रोजेक्ट कहते हैं। इस टेनेंसी नदी के आधार पर भारत में ये बनाया गया था। समझिएगा, अमेरिका के, जैसे हमारे देश में देखिए आईआईटी जो बनाया गया था, वो भी क्या, अमेरिका का मैसेच्यूसेट्स जो एमआईटी से कहते हैं, उसके आधार पर बनाया गया था।
जो सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर में बनाया गया था पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से भारत में पहला नदी घाटी परियोजना, जिसको रिवर वैली प्रोजेक्ट से कहते हैं, वो आपका दामोदर नदी पर बनाया गया था। और दामोदर नदी को क्या है, शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसे कहता है बंगाल का शोर कहा जाता है। ठीक है, और दामोदर नदी किसका सहायक नदी है, हुगली का सहायक नदी है। हुगली नदी का सहायक नदी है दामोदर नदी का नदी। हुगली का क्या है, सहायक नदी है। हुगली हुगली नदी का क्या है, सहायक नदी। ये दामोदर नदी पर ही क्या है, सबसे पहले नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं एक तेलंगाना में आते हैं। देखिए तेलंगाना में एक कृत्रिम झील को याद रखिएगा, इसका नाम है हुसैन सागर। हुसैन सागर ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन सा झील है, हुसैन सागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है प्रश्न में, देखिए इसके दोनों साइड में दो शहर है, जिसे भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। नीचे की साइड में ये हैदराबाद स्थित है, जो हैदराबाद आप लोग जानते ही है, ये तेलंगाना की राजधानी भी है। ऊपर क्या है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, तो हैदराबाद और जो सिकंदराबाद है ना, इसको जुड़वा शहर कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, ट्विन सिटी कहा जाता है। जुड़वा शहर कहा जाता है या ट्विन सिटी। ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। और इसके बीच में जो झील है या सागर है, या झील जिसे कह सकते हैं, वो है हुसैन सागर झील कह सकते हैं। तो ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। और इन दोनों शहरों को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर या ट्विन सिटी कहा जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा शहर है, मतलब शहर है, जो दोनों एक ही झील के दोनों शहर में बसा हुआ है। दोनों अलग अलग शहर है, लेकिन एक ही झील के दो साइड पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, आपका हुसैन शहर। उसके बाद देखिए तेलंगाना में एक और कृत्रिम झील है, जिसे निजम सागर कहा जाता है। निजम सागर, निजाम सागर भी क्या है, तेलंगाना में है। और ये भी क्या है, एक कृत्रिम झील है। तो लेकिन निजाम पहले वहाँ पे शासन हुआ है, तो उनके नाम पे पड़ा है। तो निजाम सागर और हुसैन सागर ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। निजाम सागर और हुसैन सागर कहाँ पे है, तेलंगाना में है, इसको ध्यान रखें। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण डैम है, जो क्या है, कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी। इसे इस डैम का नाम है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जी। और ये किस पर है, कृष्ण नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर है। और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है आपका, नागार्जुन सागर। देखिए यहाँ पे एक और डैम है, जो तेलंगाना और क्या है, आपके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, जिसे शिव समुद्रम डैम कहा जाता है। कहाँ पे है, और यहाँ पे इसके बगल में क्या है, एक और डैम है, जिसे शिव समुद्रम बांध कहा जाता है। इसको भी आंध्र प्रदेश में ही मानते हैं लोग। इसका अधिकांश भाग क्या है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद केरल में आइए, जो तमिलनाडु में एक डैम है, कावेरी नदी पर। इस जो ये सबसे पुरानी प्राचीन डैम बनाया था, मानव द्वारा बनाया गया है। इसे मेटूर बांध कहा जाता है। कौन सा बांध है, मेटूर, और है कहाँ पे, तमिलनाडु का। और किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। इसे अभी तक भारत का सबसे पुराना प्राचीन बांध माना जाता है, जो कावेरी नदी पर बनाया गया, चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, चोल शासकों द्वारा 900 से लेके 1100 तक। 900 से लेके 1100 तक बनाया गया था। 1100 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 से लेके 1100 तक बनाया गया था। 1100
100 या 1000 के बीच में इसको बनाया गया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं है, उसी समय इसको बनाया गया था। समझेगा। इसमें केरल में एक बात याद रखिएगा, केरल में आपको एक नदी बताया था, पेरिया नदी। पेरिया नदी पर बांध बनाया गया जिसको पेरियर बांध कहा जाता है। पेरियर बांध, इसको याद रखिए। तो ये क्या है, भारत के जो मुख्य मुख्य जो डैम है वो आपको आर्टिफिशियल बता दिया है, आप लोग उसको याद रखिएगा। और कोई आपको और मिल जाए तो उसको भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इतने डैम नहीं है, डैम तो और बहुत सारे हैं। तो उत्तराखंड के थोड़ा सा स्पेशल बताऊंगा कि उत्तराखंड में थोड़े छोटे छोटे और भी डैम है, तो उत्तराखंड स्पेशल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, जब उत्तराखंड बताएंगे तो और जैसे कोसी नदी पर डैम है, रामगंगा पर डैम है, जमुना नदी पर डैम बनाया है, तो बहुत सारे डैम यहाँ पे बने हुए हैं। मैटू डैम तमिलनाडु में है, लिख तो दिया था मैंने, तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु में है मैटू डैम। ये क्या है, चोल शासकों के समय बनाया गया था, बहुत प्राचीन डैम है। यहाँ पे है तमिलनाडु पे। ठीक है, तो ये आपको क्या है, डैम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता देता हूं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे इंडिया के जो बारिश यानी वर्षा का जो वितरण है, यानी वर्षा कैसे होती है और कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। देखिए, जो बारिश होता है या वर्षा या रैन फॉल जो होती है, बारिश किसे कहते हैं पहले समझिएगा। जब वेपोराइजेशन होता है यानी बाष्पीकरण होता है, तो पानी क्या होता है, वहां पर ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंचने के बाद एक, आप जानते हैं, आपको बताया था कि ऊपर जाने पर क्या था, हमारे जो एटमोसफियर का टेम्परेचर डाउनफॉल होता है, मतलब कम होती जाती है। जो हमारे जो शुभ मंडल है, शुभ मंडल मतलब जो ट्रोपोस्फीयर है, उसमें 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान में कमी हो जाता है। तो जब एक दो मिनट बहुत ऊंचाई पर जब बादल पहुंच जाता है, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर बादल क्या संघनित हो जाता है। तो क्या होता है, बादल क्या होता है, संघनित मतलब कंडेंस हो जाता है, मतलब जम जाता है। तो जमने के बाद आप लोग देखिएगा, जब ठंडा पानी किसी गिलास में रखते हैं तो क्या गिलास के आसपास पानी निकलने लगता है। उसी प्रकार से क्या होता है, उससे जो जमे हुए जो बादल होती है उनमें से क्या पानी टपकने लगता है। और ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो पानी धरती पर गिरने लगता है। और धरती पर जब गिरता है तो क्या होता है, धरती पे क्या होता है, बादलों के में यानी कि पानी में क्या होता है, एक सरफेस टेंशन होता है, उसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। उस सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वो बूंद के रूप में गिरता है। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता है तो बारिश क्या होता है, लगातार गिरते हुए दिखाई देता है, ऐसा होता है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, बारिश क्या होता है, बूंद बूंद के रूप में गिरता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बारिश का बूंद ही क्यों गिरता है, बारिश तो लगातार गिर सकता है, क्योंकि वहां से पानी तो गिर रहा है। जैसे देखिए, आपके नल में जब चलाते हैं तो क्या होता है, आपका नल से पानी लगातार गिरता है, लेकिन क्या होता है, बारिश ड्रॉप में गिरता है। गिरने का कारण क्या है, आपका पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन ही होता है, उसका मेन कारण। देखिए, भारत में जो वर्षा होने का मूल कारण है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसको मानसूनी क्लाइमेट कहा जाता है। मानसूनी क्लाइमेट को समझिएगा। देखिए, मानसून जो शब्द है ना, वो अरबी शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जो अरब के लोग थे वो भारत के साथ व्यापार करने आते थे। और देखिए, ये जो भारत है, यहाँ पे आपको बता कि अरेबियन सागर है, अरब सागर है इस साइड में। और जहाँ पे आप लोग अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ईरान इराक के जो साइड है ना, वहाँ पे जो सागर है या खाड़ी है, जिसको फारस की खाड़ी कहा जाता है, फारस की खाड़ी या पार्शियन भी या पार्शियन कहा जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक प्रकार की हवा चलती है, इसे क्या कहते हैं, मानसून। मानसून वास्तव में क्या है, एक प्रकार का हवा है, विंड है। और इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने था, अरबी, अरब के लोगों ने दिया। ये अरबी भाषा का शब्द है।
किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। मानसून क्या होता है? साल में यानी वर्ष में 2 बार अपनी गति को चेंज करता है, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मानसून हवा है ये क्या होता है, वर्ष में अपने जो गति होता है या अपने जो डायरेक्शन होता है या जो अपने दिशा होते हैं वो 2 बार बदलता है। तब एक होता है गर्मी के समय और एक होता है शीत ऋतु के समय, विंटर, समर और विंटर। देखिए समर में क्या होता है, ये जो हवा होती है ये समुद्र से स्थल की तरफ चलता है, स्थल की तरफ। और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की तरफ चलता है, स्थल से समुद्र। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है, जो हमारे समुद्र है जिधर, चाहे अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, उधर से हवा आने लगती है। और जब शीत होता है ना तो पहाड़ों से हवा क्या होता है, समुद्र की तरफ जाने लगती है, मैदानों से समुद्र की तरफ जाने लगती है। इसलिए गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जो वायु होता है उसमें नमी बहुत ज्यादा होता है। और शीत ऋतु में क्या होता है, उन हवाओं में नमी बहुत कम होता है, क्योंकि सर्दी के समय पे क्या होता है, यानी विंटर सीजन में जो ये हवा जब लगती है ना, देखिएगा लोग के होठ वगैरह या स्किन वगैरह बहुत ज्यादा क्या होता है, फटने लगता है, उसमें नमी की कमी हो जाती है। लेकिन जब गर्मी के मौसम में होता है तो नमी बहुत ज्यादा, आप लोग जानते हैं कि जब बारिश की मौसम होता है तो उमस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उमस का मतलब क्या होता है, उसमें नमी बहुत ज्यादा होना, यानी ह्यूमिडिटी का ज्यादा हो जाना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो बरसात के मौसम जब होता है ना तो कपड़े क्या होता है, देर से सूखती है और वो जल्दी सूख नहीं पाता है। क्यों होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाता है, नमी हो जाता है, जो कपड़े को सूखने से रोकता है। लेकिन क्या होता है, गर्मी के सीजन जब धूप बहुत ज्यादा होता है तब जब क्या होता है, उस समय नमी कम होता है, जल्दी सूख जाता है। तो ये भी क्या होता है, रीजन होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से क्यों सूखता है, या बरसात के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि हम जो बातें करते हैं ना, बातें दूर तक जाती है। अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो साइंस क्या कहता है कि जो साउंड होता है उसके लिए मीडिएटर यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम जितना डेंस होगा साउंड उतना तेज जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जब बरसात की मौसम होती है, जब बात करते बहुत दूर तक जाती है। ये भी कुछ कहा है। तो मानसून क्या है, एक प्रकार का हवा है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। एक बार क्या समुद्र से पहले 6 महीने में क्या समुद्र से स्थल की तरफ चलता है, अगले 6 महीने क्या स्थल से समुद्र की तरफ चलता है। ठीक है, जब समुद्र से स्थल की तरफ जाएंगे तो उसमें नमी होगा, जब स्थल से समुद्र की तरफ आएंगे तो उसमें नमी की कमी होगी। और समुद्र से अगर स्थल जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, बरसात होगा, और स्थल जब समुद्र की तरफ जाएगा तो इसके बाद बारिश नहीं होगा। हाँ जी। तो इसके कारण क्या था, पूरे भारत में क्या है, मानसून चलता है। अब जो मानसून जो हमारे यहाँ उत्पन्न होता है वो 2 जगह से उत्पन्न होता है। एक अरब सागर से मानसून की उत्पत्ति होती है और एक होती है बे ऑफ बंगाल से, बंगाली खाड़ी से होता है। लेकिन हमारे देश में जो मुख्य बारिश जो होता है वो अरब सागर वाले मानसून से ज्यादा बारिश होता है। लगभग क्या होता है, 70% जो बारिश होता है वो क्या है, अरब सागर से आने वाली होती है। और 30% जो बारिश होता है वो क्या होता है आपका, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है उससे होती है। तो हमारे देश में अच्छा, अब ये जो मानसून होता है, सबसे पहले हमारे देश जो दक्षिणतम जो हमारे देश है वो केरल में पहुंचती है मानसून। केरल में 1 जून को मानसून पहुंचती है। केरल में मानसून कब पहुंचती है, 1 जून को पहुंचती है। और देखिए ये जब केरल में पहुंचती है तो देखिए इसका जो डायरेक्शन देखिए इधर होता है, ऐसे डायरेक्शन होता है। ये जो डायरेक्शन है इसको उत्तर पश्चिमी मानसून कहा जाता है। देखिए ये क्या है, उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम मानसून कहा जाता है। और ये पश्चिम से क्या होता है, शुरू होता है तो उत्तर पश्चिम मानसून करता है। और इससे क्या होता है, यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पे बारिश है। तो 1 जून को कहाँ पे मानसून पहुंचती है, 1 जून को केरला में। और दिल्ली तक आते आते क्या होता है, लगभग अगर मानसून सही है तो 15 जून लग जाता है दिल्ली तक, यानी मध्य भारत तक। दिल्ली मतलब मध्य भारत तक मानसून पहुंचते पहुंचते क्या होता है, 15 जून लग जाता है। लेकिन हर बार क्या होता है, 15 जून को नहीं पहुंच पाता है, कभी देर से पहुंच पाता है तो कभी जल्दी पहुंच पाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है।
तो उसके कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ नहीं होता। धन्यवाद। अब देखिए ये जो आपको पता है कि जो पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे पर्वत बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मगिरी, उसका त्र्यंबकेश्वर हो गया, महाबलीपुरम हो गया, तो यहाँ पे मतलब जो है आपका पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। तो पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या, तो ये पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के जो इस भाग है ना पश्चिमी घाट के, यहाँ पे बारिश एकदम कम हो जाता है, बारिश बहुत ही कम होता है। यहाँ पे बारिश क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे पहाड़ी या ऐसे स्थल जहाँ पे जिसके अपोजिट डायरेक्शन पे यानी उसके विपरीत भाग में अगर बारिश कम होता है ना, उसको दृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी रैन शैडो एरिया कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, या रैन शैडो एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होता है। इसलिए आपको पता है कि पश्चिमी घाट क्या है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो पश्चिमी घाट के जो पूर्वी भाग है वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। और यहाँ पे क्या है, आपका डेजर्ट है, या आपका प्लेटू है, पठार है। आपको पता है विदर्भ का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, ये सारे पठार कहाँ पे है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में। कहाँ पे है, वृष्टि छाया प्रदेश में ये सारे पठार इसमें स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे जब बढ़ते हैं, तो यहाँ से बम्बई से होके क्या होता है, मानसून